नमस्कार। सुबह 8 बजे के समाचारों में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा पांडे। समाचारों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। 50 वर्ष पहले तत्कालीन देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में उनके खिलाफ चुनाव रद्द करने के फैसले के बाद देश में लगाया था आपातकाल। विपक्ष के नेताओं को भेजा गया था जेल। भाजपा आज पूरे देश में मनाएगी संविधान हत्या दिवस। आज ही के दिन 50 वर्ष पहले पूरे देश में लोकतंत्र की हत्या कर इमरजेंसी लागू की गई थी। भाजपा कई कार्यक्रमों के माध्यम से पहुंचाएगी लोगों तक आपातकाल का संदेश। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने आजमगढ़ में कहा कि कांग्रेस ने आपातकाल में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा दी थी। नए भारत के युवाओं को इसकी जानकारी होनी चाहिए। और पश्चिम एशिया में ईरान और इजरायल के बीच हुए युद्ध विराम का भारत ने किया स्वागत। युद्ध विराम में अमेरिका और कतर की मध्यस्थता को बताया सराहनीय। कहा कूटनीति संघर्षों के समाधान का एकमात्र रास्ता। अयोध्या में विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सपा ने अपने बागी विधायकों के खिलाफ कोई याचिका दाखिल नहीं की थी। पार्टी से निकाले जाने के बाद तीनों विधायकों को असंबद्ध सदस्य के रूप में मिलेगी मान्यता। और अब समाचार विस्तार से देख लेते हैं। 25 जून 1975 को भारतीय लोकतंत्र की हत्या करने वाला काला कानून आपातकाल इंदिरा गांधी ने लागू किया था। देश के सब बड़े बड़े विपक्ष के नेता इमरजेंसी के दौरान जेल में डाल दिए गए थे। उन्हीं में एक राज नारायण भी थे, जिन्होंने इमरजेंसी के बाद हुए चुनाव में देश की सबसे ताकतवर महिला इंदिरा गांधी को रायबरेली सीट से चुनाव हरा दिया। इन्होंने ही 1971 में चुनाव हारने के बाद इंदिरा गांधी के खिलाफ धांधली की याचिका दाखिल की थी। तत्कालीन इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति जगमोहन सिन्हा ने फैसला सुनाते हुए इंदिरा गांधी का 1975 में रद्द कर दिया था। इस निर्णय के बाद ही तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाया था। आपातकाल के बाद हुए 1977 के चुनाव में राज नारायण ने इंदिरा गांधी को रायबरेली से हार का मुंह देखने के लिए मजबूर कर दिया था। पच्चीस जून 1975 को घोषित आपातकाल भारत की आजादी के बाद के इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक है। आपातकाल लागू होने के 50 साल पूरे होने पर केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय दिल्ली सरकार के सहयोग से आज नई दिल्ली के त्यागराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में संविधान हत्या दिवस मनाएगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। इस दौरान केंद्रीय रेल सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मौजूद रहेंगी। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह माय भारत के स्वयंसेवकों द्वारा निकाली जा रही लॉन्ग लिव डेमोक्रेसी यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये यात्रा संवैधानिक मूल्यों, लोकतांत्रिक अधिकारों और आपातकाल से मिले सबक के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए पूरे देश में यात्रा करेगी। साथ ही संस्कृति मंत्रालय हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में 5 प्रमुख स्थानों पर लॉन्ग लिव डेमोक्रेसी प्रदर्शनी के शुभारंभ का समन्वय भी कर रहा है, जो आने वाले सप्ताह में जनता के लिए खुली रहेगी। जून 1975 को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने अपना शासन बनाए रखने के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी थी। देश में दमन चक्र का अभूतपूर्व दौर चल पड़ा था। विरोध पक्ष के नेताओं को आधी रात में गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था। इसमें मेरठ के भी काफी लोग जेल गए, जिनमें से मेरठ के पूर्व सांसद राजेंद्र अग्रवाल और भाजपा नेता अरुण वरिष्ठ शामिल हैं। पूर्व सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने इसे लेकर बताया कि वह उन दिनों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला प्रचारक के रूप में पीलीभीत जनपद में कार्यरत थे। 28 जुलाई 1975 को भारी पुलिस बल की सहायता से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जनसंघ तथा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं की क्रूरता पूर्वक पिटाई की जाती थी। में 2 प्रकार की बातें कही जा सकती हैं, 2 स्तर पर। एक तो ये कि आपातकाल आखिर क्यों लगा, क्या राष्ट्रीय परिदृश्य था। इंदिरा गांधी जी हमारी प्रधानमंत्री थी, तो उन्होंने क्यों आपातकाल लगाया। काल के दौरान किस प्रकार का घटनाक्रम रहा, एक तो ये पहलू है। और दूसरा पहलू ये है कि व्यक्तिगत स्तर के ऊपर आपातकाल में हमारा क्या अनुभव रहा। जब ये फैसला सुनाया गया उसी वक्त एक
इस फैसले को 20 दिन तक स्थगित करने की एक याचिका भी डाल दी थी, जिसको मंजूर कर लिया था न्यायाधीश महोदय ने। तो उन 20 दिन में किया जा सकता था ये काम, कोई अन्य लीडर चुन लिया जाता, वो प्रधानमंत्री का दायित्व संभालता और देश आगे चलता रहता। परंतु इंदिरा जी ने इसके स्थान पर पद न छोड़ने का निर्णय किया। उनके आवास पर बड़े बड़े समर्थन के अंदर रैलियां उनका आयोजन किया गया और ये उनके द्वारा कहा गया कि भाई लोग तुमको चाहते हैं प्रधानमंत्री रखना, और ये जो निर्णय है तो निर्णय ठीक नहीं है, देश की सुरक्षा बड़ी खतरे में पड़ जाएगी और ये तो विरोधियों का षड्यंत्र इत्यादि इत्यादि। ये फिर मैंने कहा कि लंबा विषय है वो। देश भर में एक वातावरण बनना था। सभी जानते हैं इमरजेंसी जो है वो इंदिरा गांधी का इलाहाबाद हाई कोर्ट से अपना जो उनकी लोकसभा की सदस्यता था वो रद्द किए जाने पर उससे उपजी जो इंदिरा गांधी को जो लगा कि अब निर्णय के अनुसार वो लोकसभा नहीं जा सकेंगी, कार्रवाई में भाग नहीं ले सकेंगी, 6 साल के लिए उनका चुनाव रद्द हुआ था। तब उन्होंने वो अचानक जाकर रात के 12 बजे राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से एक बिना कैबिनेट की स्वीकृति कराए हुए और 12 बजे इमरजेंसी का अध्यादेश जारी कराया। जारी होते ही 25-26 जून की रात्रि की बात है और सुबह तक जब लोगों की आंख खुली तो देश भर में विरोधी जो विपक्ष था उसके नेता लाल कृष्ण आडवाणी हो, जॉर्ज फर्नांडीज हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, मधु लिमई हो, मधु दंडवते हो, वो तमाम नेताओं को रातों रात गिरफ्तार कर लिया गया। उसी श्रृंखला में मेरठ के भी कुछ गिरफ्तारियां हुई, जिसमें मेरे खिलाफ भी अलग अलग थानों में 3 मुकदमे दर्ज हुए। भारत ने पश्चिम एशिया में ईरान और इजरायल के बीच हुए युद्ध विराम का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा कि इस युद्ध विराम में अमेरिका और कतर की मध्यस्थता की भूमिका सराहनीय है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि संवाद और कूटनीति ही संघर्षों के समाधान का एकमात्र रास्ता है। भारत ने कहा कि वे शांति प्रयासों में योगदान देने के लिए तैयार है और साथ ही भारत ने सभी पक्षों से स्थायी शांति की दिशा में काम करने की अपील की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफ इजरायल और ईरान के बीच युद्ध विराम की घोषणा की तो दूसरी तरफ ईरान पर अमेरिकी हमलों का बदला भी ईरान ने अमेरिका से ले लिया। पश्चिमी एशिया में शांति का इजरायल, ईरान सहित दुनिया भर के लोगों ने स्वागत किया। वहीं अमेरिका और इजरायल ने दावा किया है कि दोनों ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को भारी नुकसान पहुंचाया और इसे कई साल पीछे कर दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और इजरायल के बीच युद्ध विराम की जब घोषणा की तो उसके बाद न सिर्फ पूरे पश्चिम एशिया बल्कि पूरी दुनिया में खुशी की लहर छा गई। इजरायल और ईरान में लोग सड़कों पर आकर खुशी मनाने लगे। दुनिया भर के शेयर बाजारों पर भी इसका असर दिखा। कच्चे तेल की कीमतों में कमी देखी गई। तेल से जुड़ी कंपनियों और विमानन कंपनियों के शेयरों में उछाल देखा गया। दरअसल 12 दिन से इजरायल लगातार ईरान के परमाणु संस्थानों, मिसाइल ठिकानों और सैन्य संस्थानों पर हमला कर रहा था। ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए इजरायल में कई हमले किए। 2 दिन पहले अमेरिका ने भी ईरान के 3 महत्वपूर्ण परमाणु ठिकानों पर हमले किए। इसके बाद ईरान लगातार अमेरिका को बदले की कार्रवाई के लिए धमकी दे रहा था। सोमवार रात ईरान ने कतर स्थित अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमला किया और इसे अपने बदले की कार्रवाई बताया। इस बदले की कार्रवाई के बाद जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रिया आई तो तभी लगने लगा था कि अब संघर्ष रुक सकता है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा कि ये बताते हुए खुशी हो रही है कि इस हमले में किसी अमेरिकी नागरिक को नुकसान नहीं पहुंचा है। हमें बस हल्का फुल्का नुकसान हुआ है, वह भी न के बराबर। सबसे जरूरी बात यह है कि उनकी सारी मिसाइलों को हमारी रक्षा प्रणाली ने नष्ट कर दिया। उम्मीद करते हैं कि आगे कोई नफरत वाली हरकत नहीं की जाएगी। मैं ईरान को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमले से पहले इसके बारे में पहले ही सूचना दे दी गई थी। इसकी वजह से कोई जान का नुकसान नहीं हुआ और ना ही कोई घायल। ईरान अब शांति की ओर बढ़ेगा। मैं इजराइल से भी यही उम्मीद करता हूं ताकि उस क्षेत्र में शांति कायम हो। मंगलवार सवेरे फिर ट्रंप ने सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दी कि इजरायल और ईरान सीज फायर के लिए तैयार हो गए हैं। माना जा रहा है कि अमेरिका ने पहले इजरायल को युद्ध विराम के लिए मनाया, फिर कतर को ये जानकारी दी और कतर से ईरान को मनाने के लिए कहा। इससे अमेरिका को सफलता मिली। इसके बाद इजरायल और ईरान ने भी युद्ध विराम की पुष्टि कर दी।
शुरुआत में कुछ युद्ध विराम उल्लंघन की खबरें आईं और दोनों ओर से उत्तेजना भरे बयान भी आए, लेकिन अंत में इलाके में युद्ध विराम का असर दिखने लगा। कुल मिलाकर पश्चिम एशिया में शांति की किरण दिखाई देने लगी है। एक तरफ जहां इजराइल और अमेरिका दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बड़ा नुकसान पहुंचाया है और इसे कई साल पीछे धकेल दिया है, वहीं ईरान भी कतर में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमला कर इजराइल पर मिसाइलें बरसाकर अपने देशवासियों को ये बताने में कामयाब रहा कि उसने अमेरिका और इजराइल को कड़ी टक्कर दी है। हालांकि गाजा में इजराइल का सैन्य अभियान अभी भी जारी है और इंतजार किया जा रहा है कि गाजा को लेकर कब युद्ध विराम के लिए कोई बातचीत सफल होगी। वहीं ईरान में फंसे 282 नागरिकों को लेकर एक और विशेष उड़ान आज तड़के स्वदेश वापस लौटे। नई दिल्ली पहुंचे एक विशेष उड़ान से 282 भारतीय नागरिकों को ईरान से निकाला गया। इसके साथ ही ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से निकाले गए लोगों की कुल संख्या 2858 हो गई है। इसी के साथ भारतीयों को इजराइल और ईरान से सुरक्षित निकालने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन सिंधु के तहत अब तक 3452 लोगों को सुरक्षित वापस लाया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन एयरफोर्स, तो अच्छा लग ही रहा है और घर आके भी अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छे से हम लोग आए हैं, हमें कोई परेशानी नहीं हुई है। ऑपरेशन सिंधु, भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। भारतीयों की वतन वापसी जारी। ईरान और इजराइल संघर्ष के बाद दोनों देशों में फंसे भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाने का अभियान जारी है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से अब तक 2576 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया है। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक सकुशल भारत लौट चुके हैं, तो वहीं अब इजराइल में फंसे भारतीयों की वापसी भी शुरू हो चुकी है। मंगलवार सुबह 8:30 बजे इजराइल से 161 भारतीयों को लेकर पहला समूह नई दिल्ली पहुंचा। इजरायली सीमा पार जॉर्डन के रास्ते भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया। इनका स्वागत विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने किया। वहीं मिस्र के शर्म अल शेख से तीसरी फ्लाइट इजराइल से 268 भारतीयों को लेकर उतरी। भारतीय वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर विमान जब दिल्ली के पालम एयरफोर्स स्टेशन पर उतरा तो केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने यात्रियों का स्वागत किया। Operation Sindhu, our Indian citizens, almost 165 citizens from Israel, they came here in our Palam airport. They came in a special aircraft, our Air Force aircraft C-17. They came here. Almost 22 states peoples are here. They are all safe. Our government's priority, our Prime Minister Shri Narendra Modi ji's priority, wherever the crisis situation is there or war situation is there, the evacuate from our citizen to safely to our country. इस तरह अब तक कुल 326 भारतीय नागरिकों को इजराइल से सुरक्षित स्वदेश लाया जा चुका है। अपने वतन सकुशल पहुंचने पर भारतीयों की खुशी का ठिकाना नहीं है। वतन लौटने का सुकून उनके चेहरे और शब्दों में झलक रहा है। हमें बच्चे के लिए बहुत अच्छा सेफ फील हो रहा है और इतना क्विक एक्शन लिया है इंडियन गवर्नमेंट ने, ये तो बहुत अच्छा है। मतलब काफी क्विक हम निकल पाए हैं, बाकी कंट्रीज के मुकाबले इंडिया वाले काफी क्विक निकल गए हैं। भारत सरकार का एक और बड़ा मानवीय मिशन ऑपरेशन सिंधु लगातार जारी है। हर संकट की घड़ी में भारत अपने नागरिकों के साथ खड़ा रहता है। इसकी मिसाल ऑपरेशन सिंधु है। चलिए समाचारों में रुक लेते एक छोटे से ब्रेक के लिए। वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे? So easy! अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध ने पूरी दुनिया की नजरें खींची हैं। ऐसे में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी चर्चा में है, जिनके मार्गदर्शक गुरु रहे ईरान में इस्लामिक क्रांति के जनक अयातुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी का रिश्ता उत्तर प्रदेश के महोबा जिले के चरखारी कस्बे से जुड़ा है। परिवार के सदस्य सैयद अली फरहान कासमी बताते हैं कि उनके पूर्वज बाराबंकी के किंतुर गांव से आकर चरखारी में बसे थे। 1830 में उनके चाचजात दादा
सैयद अहमद हुसैन मुसवी हिंदी ईरान के खुमैन शहर में हजरत अली के रोजे की जियारत के लिए गए और वहीं बस गए। उन्होंने अपने नाम के साथ हिंदी शब्द जोड़कर भारत से रिश्ते को हमेशा जीवित रखा। उनके प्रिय शिष्य आयतुल्लाह अली खामेनेई ने 1989 में उनकी मृत्यु के बाद ईरान की सर्वोच्च सत्ता संभाली और आज ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। इनका नाम अहमद हुसैन मूसवी था। हिंदी जो अपने नाम के आगे हिंदी हिंदुस्तान की मोहब्बत की वजह से लगाते थे। वो यहाँ से ईरान चले गए थे ज़ियारत के लिए, फिर वो वहीं पे आबाद हो गए और उनके जो पोते हुए सैयद अली रुल्लाह खुमैनी साहब, जिन्होंने ईरान को आजाद करवाया था, जो वहां का तानाशाह राजा था, उससे ईरान को उन्होंने आजादी दिलवाई थी। और उनके शागिर्द हैंगे सैयद अली खामेनेई साहब, जो इस टाइम शिया धर्मगुरु हैं और इस्लाम के वो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना रामलला का दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंचे। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी से निष्कासित तीनों विधायकों के राजनीतिक भविष्य को लेकर उन्होंने कहा कि नियम के मुताबिक कोई भी विधायक पार्टी के अनुरूप काम नहीं करता तो उस पार्टी का अधिकार होता है कि रूल 10 के अंतर्गत अध्यक्ष के समक्ष अपनी याचिका दाखिल कर सके। पिटीशन का निर्णय गुण दोष के आधार पर होता है, लेकिन इस प्रकरण में विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष उनकी सदस्यता को लेकर किसी भी प्रकार का पिटीशन नहीं लगाया गया। जो विधायक किसी राजनीतिक दल से निष्कासित होते हैं उनको असंबद्ध रूप से मान्यता मिलती है। जो हमारे जो रूल्स हैं, जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, वो अगर किसी पार्टी के कोई भी माननीय विधायक उस पार्टी की मंशा के विपरीत काम करते हैं तो उस पार्टी का अधिकार होता है कि शेड्यूल 10 के अंतर्गत अध्यक्ष के समक्ष वो अपनी पिटीशन लगा सकते हैं। पिटीशन का निर्णय गुण दोष के आधार के ऊपर अध्यक्ष करते हैं, लेकिन इस प्रकरण में जो आज समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी हुई है, विधानसभा के अध्यक्ष के समक्ष उनकी सदस्यता को लेकर किसी भी प्रकार का कोई पिटीशन नहीं लगाया गया। जो मान्य सदस्य किसी राजनीतिक दल से निष्कासित होते हैं वो असंबद्ध सदस्य के रूप में उनको मान्यता मिलती है। अभी कल उन्होंने निष्कासन किया है, उनकी कोई सूचना निष्कासन की भी मेरे पास नहीं है, और जो सदस्य निष्कासित हुए उनके द्वारा भी उनको अलग से मान्यता देने की भी अभी मेरे पास किसी प्रकार का कोई आवेदन नहीं है। वो जिस समय आवेदन आएगा तो नियमानुसार उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। कौशल विकास एवं जनजातीय कार्य मंत्रालय के सहयोग से आकांक्षी जनपद सोनभद्र सहित पूरे देश में 30 जनजातीय कौशल केंद्रों का शुभारंभ किया गया। केंद्रीय कौशल विकास मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि इस ऐतिहासिक पहल का उद्देश्य आदिवासी युवाओं को बाजार संगत कौशल से लैस करके उन्हें सशक्त बनाना है। इससे उनके आत्मनिर्भरता के मार्ग को प्रशस्त होगा। उन्होंने कहा कि मैंने पहला ऐसा जिला देखा जहां लोग प्लास्टिक उन्मूलन के लिए अपने दरवाजे पर जूट का बोरा लगाकर उसमें प्लास्टिक एकत्र कर उसका निस्तारण करते हैं। ऐसे अभियान को पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए। देश के 15 राज्यों में 30 आदिवासी प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई है। आप जानते हैं कि भारत सरकार किस प्रकार से आदिवासियों के स्वाभिमान और विश्वास की बात करती है और आजीविका को में सुधार लाने के प्रयास करती है। ये सारी चीजें सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं है। धरती आबा मिशन में 5 करोड़ की आबादी को हमें टच करना है। बहुत बड़ा निवेश होने जा रहा है। सभी मंत्रालयों के सारे कार्यक्रम को साथ समन्वय बना के जमीन पे उतारने की कोशिश है और देश में पूरे 30 हैं, सिर्फ सोनभद्र में ही एक लौता सेंटर। प्रदेश में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने लखनऊ में कहा कि किसानों को यूरिया, डीएपी एवं एनपीके उर्वरकों की बिक्री निर्धारित खुदरा मूल्य पर ही सुनिश्चित कराई जाएगी। किसी भी दशा में किसानों को ऊंची कीमत पर उर्वरक बेचने या अन्य उत्पादों की अनिवार्य टैगिंग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि किसानों को प्रत्येक बिक्री पर रसीद उपलब्ध कराई जाएगी और अगर कोई थोक या फुटकर विक्रेता नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मीडिया को बताया कि अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय सीमाओं से सटे जनपदों में उर्वरकों की आपूर्ति एवं बिक्री पर विशेष सतर्कता बरती जाएगी। ये भी मैंने स्पष्ट कर दिया है कि राज्य सरकार की जवाबदेही नहीं है कि वो जितने प्रकार के प्रोडक्ट बनाए वो जबरदस्ती किसानों को उनको जरूरत है या नहीं है वो उसको ट्रैक करें।
ये उत्तर प्रदेश के भीतर ये नहीं चलेगी और जो इस तरीके का करेगा उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करेंगे, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर हो या वो रिटेलर हो, और जहां हमारे अधिकारियों की संलिप्तता पाई जाएगी, जिस स्तर के होंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इसीलिए आज हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक अपने जिला कृषि अधिकारियों और वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है, जिसके माध्यम से उनको ये जो निर्देश दिए गए हैं वो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ कि उन्हें आगे क्या करना है। यूरिया, डीएपी, एनपीके उर्वरकों की निर्धारित खुदरा मूल्य पर बिक्री सुनिश्चित कराई जाए, साथ ही कृषकों को बिक्री रसीद उपलब्ध कराई जाए। मैं जिन जगहों पर गया, इफ्को को छोड़ करके किसी के पास रसीद नहीं प्राप्त हुई। इफ्को के जो 2 केंद्रों को मैंने देखा, उनके यहाँ से जिन किसानों से मैंने संपर्क किया, दोनों केंद्र मिलाकर के 7-8 किसानों से किया होगा, तो उन्होंने कहा कि हमको 267 रुपये के भीतर हमको उपलब्ध है, तो वो MSP के करीब है, इस नाते उसके ऊपर कोई कठिनाई नहीं है। यदि कोई थोक विक्रेता या फुटकर विक्रेता मुख्य उर्वरक यूरिया, DAP, NP के साथ अन्य उत्पादों को खरीदने के लिए बाध्य करता है, तो उसके विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के अंतर्गत धाराओं के उल्लंघन में FIR दर्ज कराते हुए कठोर विधिक कार्रवाई किया जाएगा। यानी यदि वो टैगिंग करेंगे तो इसी एक्ट के भीतर उनके ऊपर कार्रवाई भी करेंगे। चलिए समाचारों में रुक लेते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। QR कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया। UPI पिन एंटरिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जनपद इटावा में कथावाचक के वायरल हो रहे वीडियो का संज्ञान लेकर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया। इटावा के ग्राम दांदरपुर में हो रही भागवत कथा में कथावाचक पर जाति छुपाकर कथा वाचन करने का आरोप लगाते हुए कुछ लोगों द्वारा कथावाचक के सर मुड़ाने का वीडियो वायरल किया गया था। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए वीडियो और स्थानीय जांच के आधार पर घटना के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कथावाचक व्यास मुकुंदमणि अपनी जाति छुपाकर कथा वाचन का कार्य कर रहे थे तथा ग्रामीणों को उनके पास से अलग अलग नाम के 2 आधार कार्ड भी मिले हैं। ग्राम दादापुर थाना बकेवर से संबंधित एक वीडियो आज सुबह सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें भागवत कथा के बाद कुछ ग्रामीणों के द्वारा 2 व्यक्तियों के साथ अभद्रता की जा रही थी और उनके इच्छा के विरुद्ध उनके बाल काटे जा रहे थे। इस वीडियो का तत्काल संज्ञान लिया गया, मौके पर फोर्स भेजी गई और वीडियो के माध्यम से पीड़ित की पहचान की गई। पीड़ित से प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल थाना बकेवर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें वह मुख्य आरोपी निक्की भी है, जो वीडियो में बाल काटते हुए दिख रहा है। इन्हें जेल भेजा जाएगा और उनके विरुद्ध कड़ी विधिक कार्रवाई की जाएगी। जनपद अलीगढ़ में 1428 से किसानों से होगी किसान सम्मान निधि की वसूली। जिले में 3 लाख से अधिक किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे हैं। एक वर्ष में प्रति किस्त 2000 रुपए किसान के खाते में आते हैं। भारत सरकार के पोर्टल पर राशन कार्ड और आधार नंबर के लिंक होते ही सस्पेक्टेड डाटा सामने आ गया। जांच में 2856 मामले ऐसे मिले हैं। एक ही परिवार के 2 लोग सम्मान निधि का लाभ पा रहे हैं। ऐसे लोगों से वसूली की जाएगी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जनपद अलीगढ़ में करीब 3.5 लाख किसान पात्र हैं जिनको भी एक किस्त मिलनी चाहिए और 3,35,000 के आसपास किसानों को रेगुलर मिल रही है किस्तें। विभिन्न कारणों से उनकी कुछ EKYC नहीं हुई है या NPCI सीडिंग नहीं हुई है, तो उनकी किस्तों के आने में थोड़ी बाधा है। अगर उनका हो जाएगा तो उनको भी आने लगेगी। कई बार ये होता है कि कुछ लोग किसी कारण से अपात्र हैं, तो उनका हम लोग समय समय पर सत्यापन करवाते हैं। कभी तो अभी हम लोगों ने जो सत्यापन करवाया था तो उसमें पति और पत्नी का था कि अगर पति पत्नी दोनों को लाभ मिल रहा है तो उनका लाभ रोक दिया जाए और केवल पति या पत्नी जो जमीन हो उसको एक को लाभ मिले। तो इस प्रकार से हमारे 2856 लोग ऐसे मिले।
या यूं कहिए कि 1428 परिवार ऐसे मिले जहां पर कि दोनों को लाभ मिल रहा था। तो उन 1428 किसानों की किस्तें रोकने का हम लोगों ने काम कर लिया है। उनकी किस्तें रोक दी गई हैं, उनको भविष्य में किस्तें नहीं आएंगी और उनके मतलब जो पैसा उनके खातों में जा चुका है उसकी वसूली के लिए क्या मार्गदर्शन है, क्या नियम है, किस तरीके से उस पर काम करना है, उसके लिए हमने उत्तर प्रदेश डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर को लिख दिया है। तो जो निर्देश होंगे वो पालन किया जाएगा और रिकवरी करी जाएगी। प्रयागराज जिले में महिलाओं के लिए अलग से फ्री में योग शिविर आयोजित होता है। ये योग शिविर 8 वर्ष पहले शुरू किया गया था। संचालिका ने बताया कि महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के मकसद से ये योग क्लास चलाया जा रहा है। यहाँ महिलाएं दूर दूर से योगाभ्यास करने आती हैं। संस्था के अध्यक्ष अंजलि वर्मा और सचिव लक्ष्मी केसरवानी ने बताया कि इस योग शिविर का उद्देश्य महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर करना है। ये हम दोनों लोगों ने 2017 में यहाँ स्टार्ट किया था शिवाजी पार्क में। तब यहाँ कोई भी आसपास कोई भी क्लास नहीं चलती थी और एरोबिक्स से स्टार्ट किया था 3 से 4 महिलाओं से। उसके बाद जो है पहले तो उद्देश्य हमारा यही था खुद को स्वस्थ करना। जब अपने आप को स्वस्थ किया, कई बीमारियां थी, उन बीमारियों को ठीक किया है। उसके बाद सोचा क्यों ना आप जो है और भी महिलाओं को लेकर के भी जो है स्वस्थ किया जाए उन सबको भी। तो यहाँ पर महिलाओं को धीरे धीरे करके 4 से लगभग अब तक जो है हम 400 से 500 महिलाओं को जो है यहाँ योगा और एरोबिक्स करा चुके हैं। जी, हमारा उद्देश्य ये है कि महिलाएं अपने आप को स्वस्थ रखें। अधिकतर महिलाएं अपने काम काज के में व्यस्त रहती हैं और वो अपना ही ध्यान नहीं देती हैं। इसलिए हमने ये मिशन रखा है कि महिलाएं अगर सुबह नहीं आ पाती हैं तो कम से कम शाम को ही अपने लिए 1 घंटा समय निकाल कर आएँ और एक ग्रुप के एक समूह के साथ योगा करें, जिससे उनका मानसिक स्थिति भी अच्छी होती है और शरीर भी फिट रहेगा। और मैं पिछले 1 साल से जुड़ी हुई हूँ। मैं काफ़ी डिप्रेशन में भी थी और मेरा वेट भी बहुत ज़्यादा था। मैंने इस समय में 1 साल में मैंने 4 किलो वजन कम भी किया है। और इस संस्था से जब से मैं जुड़ी हूँ और योगी जी के वीडियो से मैं अपने शरीर से बहुत चीज़ हल्की भी हुआ और मुझे काफ़ी मैं दवाइयाँ भी खाती थी। पिछले 1 साल से मेरी पूरी दवाइयाँ छूट गई। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के गांव नगला पोहपी में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई, जिसमें गांव के बाहर स्थित एक कुएं में उतरे एक साथी को बचाने के लिए उतरे 2 अन्य दोस्तों के साथ तीनों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा तब हुआ जब तीनों दोस्त कुआं के किनारे बैठकर मोबाइल में गेम खेल रहे थे, तभी मोबाइल कुएं में गिर गया। फोन को निकालने को ध्रुव कुएं में उतरा लेकिन बाहर ना निकल सका। उसे निकालने के लिए अजय फिर चंद्रवीर उतरा लेकिन तीनों बाहर नहीं निकल सके। तो बताया गया है कि यहाँ पर जो गांव नगला पोपी है तहसील शिकोहाबाद का, इसमें एक कुआं था, खुला हुआ कुआं था, लगभग 30-35 फीट का कुआं था। उसमें ये लोग यहाँ बैठ के मोबाइल पे कोई गेम खेल रहे थे, तो किसी का एक मोबाइल पहले नीचे गिर गया। तो पहले जो था वो एक उसको निकालने के लिए गया, फिर 2 या फिर तीनों लोग उसमें चले गए। तो तीनों की जो बॉडीज थी, क्योंकि अंदर बताया जा रहा है मीथेन गैस है, तो तीनों की बॉडीज जो है वो रिकवर कर ली गई हैं। यहाँ से वो ट्रॉमा सेंटर भेजी गई हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली बॉडी रिकवर हुई है। तो अभी उनका कुशलक्षेम हम लोग लेंगे और फिर आगे की कार्रवाई इसमें की जाएगी। रेस्क्यू में लगभग 3-3.5 घंटे लगे हैं, क्योंकि ये जो रेस्क्यू है, क्योंकि बिल्कुल अंदर जाना था और मीथेन गैस का रिसाव भी हो रहा था। जब हमें जानकारी मिली थी, हमने तत्काल ही SDRF को इन्फॉर्म कर दिया था और मुरादाबाद से टीम चल भी चुकी है। लेकिन हमारी यहाँ जो पुलिस की टीम है और जो फायर की टीम है, उन्होंने काफी अच्छा काम किया और इसको तत्काल यहाँ से निकाला गया। समाचारों में सब फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।